मई की दोपहर का वो आखिरी पहर था जब सूरज की किरणें अरावली अरावली की पथरीली पहाड़ियों पर खून की तरह लाल दिख रही थी। दिल्ली नंबर की ब्लैक स्कॉर्पियो के टायरों के नीचे जब राजस्थान की सूखी धुन उड़ रही थी तो गाड़ी के अंदर द लोकल ट्रेन का कोई धीमा गाना बज रहा था। लेकिन उस गाने के सुर गाड़ी के अंदर बैठे चार दोस्तों के दिलों की धड़कन को शांत नहीं कर पा रहे थे। यार आर्यन, ये गाड़ी तू जिस रफ्तार से भगा रहा है ना, मुझे लग रहा है कि किले से पहले हम सीधे यमराज के दर्शन करेंगे। कबीर ने अपनी सुलगती हुई सिगरेट की राख को खिड़की से बाहर झाड़ते हुए कहा। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी और माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थी। कबीर इतिहास का कीड़ा था। उसने भानगढ़ के बारे में इतनी रिसर्च की थी कि अब उसे खुद के ही जुटाए फैक्ट से डर लग रहा था। ओ कबीर पाहे, जरा अपना ज्ञान का मीटर डाउन रख। आज रात इतिहास नहीं, तुम्हारा भाई ब्लॉग बनाएगा। मिलियंस में व्यूज आएंगे, मिलियंस में। सुमित ने गाड़ी की रूप खिड़की से बाहर निकलते हुए चिल्लाकर कहा। उसके हाथ में गोप्रो कैमरा था जो हवा के थपेड़ों को रिकॉर्ड कर रहा था। सुमित के लिए ये सिर्फ एक फ्रेम का जरिया था। पीछे की सीट पर बैठी तानिया ने अपनी पानी की बोतल का ढक्कन कसकर बंद किया। उसका गला सूख रहा था। उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, हम सच में रात को रुक रहे हैं? मतलब वहाँ रात को रुकना गैर कानूनी है? अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? आर्यन ने रियर व्यू मिरर में तानिया को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और एडवेंचर का नशा था। उसने मुस्कुराते हुए गियर बदला और कहा, तानिया मेरी जान, कानून इंसानों के लिए होता है। और वहाँ वहाँ शाम के बाद कोई इंसान नहीं बचता। मैंने वहाँ के लोकल गाइड कालू को 5,000 रुपये एडवांस दिए हैं। वो हमें उस दरवाजे से अंदर करेगा जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के गाइड्स शराब पीकर सो जाते हैं। असली मज़ा तो अंधेरे में ही आएगा ना। किले के मुख्य रास्ते के ठीक 4 किलोमीटर पहले, जहाँ सड़क खत्म होकर कच्ची पगडंडी में बदलती थी, वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की विशाल जड़ें जमीन को फाड़कर बाहर निकली हुई थी, जैसे कोई कंकाल उंगलियां फैलाए बैठा हो। उसी के नीचे एक टूटी फूटी चाय की टपरी थी। चाय पीते हैं, गला सूख रहा है, सुमित ने कैमरा ऑन रखते हुए कहा। टपरी पर एक बूढ़ा था। उसकी एक आंख पूरी तरह से सफेद थी। चमड़ी इतनी झुर्रीदार थी मानो सदियों पुरानी सूखी मिट्टी हो। उसने बिना कुछ बोले पीतल के गंदे केतली से खोलते हुए काली चाय कांच के गिलास में पलटी। चाय से उठती भाप में अदरक और इलायची की गंध थी, लेकिन हवा में एक और महक थी, सड़े हुए पत्तों की। जैसे ही आर्यन ने पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उस बूढ़े ने अचानक आर्यन की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में एक बूढ़े इंसान के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकत थी। बेटा, लौट जाओ। बूढ़े की आवाज़ ऐसी थी जैसे दो सूखे पत्थर आपस में रगड़ रहे हो। ये जो पहिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये तुम्हें मौत की तरफ नहीं, तड़प की तरफ ले जा रहे हैं। वो तांत्रिक सिंधिया, उसकी भूख आज भी मिटी नहीं है। वो हर अमावस के आसपास नए जिस्म ढूंढता है। सुमित ने हंसते हुए कैमरे का लेंस बूढ़े के चेहरे के पास लाया। अरे बाबा, पुरानी स्क्रिप्ट है, कुछ नया बताओ। तांत्रिक ने रानी रत्मावती को वश करने के लिए जो इत्र बनाया था, वो सच में काम करता था क्या? बूढ़े ने सुमित की तरफ देखा। उसकी सफेद आंख के अंदर जैसे कोई गहरा कुआं था। उसने आर्यन की कलाई छोड़ी और फुसफुसाया। जब हवा का चलना बंद हो जाए, पत्थर से पसीना छूटने लगे और इस सूखी पहाड़ी पर अचानक चमेली की ऐसी खुशबू आए कि तुम्हारा दम घुटने लगे, तो समझ लेना सिंधिया तुम्हारे पीछे खड़ा है। तब भागना मत, क्योंकि भागने का रास्ता वो पहले ही बंद कर देता है। आर्यन ने झटके से अपना हाथ खींचा। चलो यार, बुड्ढा सटिया गया है, माहौल बना रहा है। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन तान्या ने महसूस किया कि चाय के गिलास में बची हुई चाय अचानक अपने आप हिल रही थी, जैसे जमीन के अंदर कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। शाम के 6:20 हो चुके थे। सरकारी उत्तर बज चुका था।
जिसका मतलब था कि आम पर्यटकों के लिए किला खाली करने का वक्त खत्म। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे से पूरी तरह डूब चुका था। छोड़कर गया था सिर्फ एक मटमैला डरावना गोधूली बेला का अंधेरा। गाड़ी को एक सूखी नदी के पाट में छिपाकर चारों दोस्त गाइड कालू के पीछे चल रहे थे। कालू के हाथ में एक देसी कट्टा और एक कम रोशनी वाली टॉर्च थी। वो बिना आवाज किए झाड़ियों को हटाते हुए उन्हें किले की पश्चिमी दीवार की तरफ ले गया, जहाँ से कुछ पत्थर टूटे हुए थे। साहब, ये रही जगह, कालू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। मैं यही बाहर रुकूंगा। रात के ठीक 4 बजे मैं इसी जगह मिलूंगा। अगर 4:15 तक तुम बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। मैं सीधे अपनी जान बचाकर भाग जाऊंगा। और हाँ, अंदर कुछ भी दिखना पर आवाज मत देना। आर्यन सबसे पहले उस टूटी दीवार के संकरे गैप से अंदर कूदा। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराई। उसके पीछे कबीर, सुमित और फिर तान्या अंदर आए। अंदर कदम रखते ही जो चीज सबसे पहले महसूस हुई वो था तापमान का अचानक गिरना। राजस्थान की मई वाली उमस थी, लेकिन किले के अंदर कदम रखते ही हवा ऐसी ठंडी थी मानो किसी कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोल दिया गया हो। सामने जौहरी बाजार की कतारें खड़ी थी, बिना छतों की दुकानें, जिनके पत्थरों पर काले धब्बे थे। कहा जाता है कि मानसिंह की सेना ने जब हमला किया था तो यहाँ खून की नदियां बही थी। गाइस, लुक एट दिस। सुमित ने अपने हाथ में पकड़े डिजिटल ईएमएफ मीटर को दिखाया। उसकी स्क्रीन पर लगी लाइट्स, जो आमतौर पर हरी रहती थी, वो बिना किसी बिजली के खंभे या मोबाइल नेटवर्क के पीली और नारंगी रंग के बीच फ्लिक कर रही थी। मशीन से एक बेहद धीमी, नर्वस करने वाली आवाज आ रही थी। वे लोग आगे बढ़ते हुए नर्तकी के महल के पास पहुंचे, जो एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। पत्थरों की नक्काशी देखकर लग रहा था कि यहाँ कभी घुंघरूओं की आवाज गूंजती होगी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ चमगादड़ों की बीट की बदबू थी। यार, यहाँ कोई है। तानिया अचानक से रुक गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या हुआ तानिया? आर्यन ने अपनी हेवी ड्यूटी एलईडी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। तानिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा था, बहुत ठंडी सांस। तानिया ने रोने जैसी आवाज में कहा। धुत पगली, हवा चल रही है। सुमित ने हंसते हुए अपना नाइट विजन कैमरा महल की ऊपरी खिड़कियों की तरफ घुमाया। वो कैमरे की छोटी एलसीडी स्क्रीन पर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पैर जम गए। आर्यन, सुमित की आवाज के सारे सुर गायब थे। क्या है बे, क्यों डर रहा है? कबीर ने पूछा। कैमरे में देखो। सुमित ने कांपते हाथों से कैमरा आर्यन को थमाया। कैमरे के नाइट विजन मोड में महल की तीसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की पर एक आकृति साफ दिख रही थी। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसकी कदकाठी सामान्य से बहुत ज्यादा लंबी थी। हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे। और सबसे भयानक बात, वो आकृति खिड़की से उल्टी लटकी हुई थी। उसका सिर नीचे की तरफ था और वह सीधे नीचे खड़े इन चारों को देख रही थी। आर्यन ने झटके से अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उस खिड़की पर मारी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सड़े हुए पत्थर थे। लेकिन जैसे ही रोशनी हटाई, सुमित ने कैमरे में देखा, वह आकृति अब तीसरी मंजिल पर नहीं थी। वो दूसरी मंजिल की खिड़की पर आ चुकी थी। वह तेजी से नीचे उतर रही थी। भागो, यहाँ से निकलो। आर्यन की सारी बहादुरी एक पल में कापुर हो गई। उसने तान्या का हाथ पकड़ा और वे सब मुख्य महल के तहखाने की तरफ भागे। यह बोलकर कि बाहर जाने का रास्ता छोड़ अंदर की तरफ भाग रहे हैं। भागते भागते उनके जूतों की आवाजें पत्थरों के बंद कमरे में गूंज रही थी। वे हाँफते हुए एक विशाल गुंबदनुमा हॉल में आकर रुके। यहाँ से 7 अलग अलग अंधेरे गलियारे अंदर की तरफ जा रहे थे। हर गलियारे के मुहाने पर कालिक पुती हुई थी, मानो वहां कभी इंसानी बलि दी जाती हो। हम कहाँ आ गए? कबीर, बता, हम कहाँ आ गए?
अबे साले नक्शा निकाल, आर्यन चिल्लाया। कबीर ने कांपते हाथों से अपने बैग से प्रिंटेड मैप निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उस पर टॉर्च मारी, मैप का कागज उसकी उंगलियों के बीच ही काला पड़ने लगा, मानो उसे किसी अदृश्य आग ने झुलसा दिया हो। कबीर ने चिक्कर वो कागज फेंक दिया। उसी पल पूरे हॉल की हवा एकदम ठहर गई। धूल के जो कण टॉर्च की रोशनी में तैरते हुए दिख रहे थे, वे हवा में एक जगह जम गए। और फिर आया वो मंजर। सीलन और चमगादड़ों की बदबू के बीच अचानक हवा में चमेली की इतनी तेज खुशबू घुली, जैसे किसी ने सैकड़ों लीटर इत्र एक साथ फर्श पर उड़ेल दिया हो। वह खुशबू इतनी गाढ़ी और मीठी थी कि फेफड़ों के अंदर जाते ही कबीर को उल्टी होने लगी। फिर आई एक आवाज, छन। वह बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ, पत्थरों पर किसी लोहे के घुंघरू के टकराने की आवाज। छन छन। आवाज किसी एक तरफ से नहीं आ रही थी, वो सातों गलियारों से एक साथ गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य नर्तकी उनके चारों तरफ गोल गोल चक्कर काट रही हो। सुमित, कैमरा बंद कर और भाग, आर्यन चिल्लाया। लेकिन सुमित जैसे सुन्न हो चुका था। उसका कैमरा जमीन की तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रही थी और वह सीधे सामने के सबसे अंधेरे गलियारे की तरफ देख रहा था। उस गलियारे के घने काले अंधेरे में से दो बिंदु चमके। वो आंखें थी गहरी, धधकती हुई कोयले जैसी लाल आंखें। वो वो बुला रहा है, मुझे जाना होगा। सुमित के मुंह से लार टपकने लगी। उसकी आवाज़ सुमित की नहीं, बल्कि किसी बूढ़े इंसान जैसी लग रही थी। सुमित, होश में आ, कबीर ने उसे झकझोरा। लेकिन तभी सुमित के पैरों के नीचे जमीन से एक अजीब सा काला धुआं निकला। वो धुआं किसी साई की तरह सुमित के पैरों से लिपट गया। एक झटके में सुमित को उस अदृश्य साय ने पीछे की तरफ खींचा। सुमित का शरीर पीठ के बल फर्श पर गिरा और वह उस अंधेरे गलियारे के अंदर घसीटता चला गया। आर्यन, कबीर, बचाओ! सुमित ने चिल्लाने की कोशिश की। उसने फर्श के पत्थरों को अपनी उंगलियों से पकड़ना चाहा। उसके नाखून पत्थरों को खरंचते हुए उखड़ गए। फर्श पर खून की 10 लंबी लकीरें खींचती चली गई, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वह अंधेरा उसे निगल गया। कुछ सेकंड्स तक उसकी चीखें गूंजती रही और फिर एक भयानक क्रैक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने सूखी लकड़ी को बीच से तोड़ दिया हो। वह सुमित के गर्दन की टूटने की आवाज़ थी। इसके बाद सिर्फ सन्नाटा छा गया। सुमित गया, उसने उसे मार दिया। तानिया पागलों की तरह रोने लगी। उसकी हिस्ट्रिया वाली हालत देखकर आर्यन ने उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया। चुप, बिल्कुल चुप। अगर जिंदा रहना है तो रोना बंद करो। आर्यन की खुद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकता था। वे तीनों भागकर एक छोटे बंद कमरे में घुस गए। आर्यन और कबीर ने मिलकर वहां पड़े एक भारी सड़ चुके लकड़ी के दरवाजे को बंद किया और उसके आगे पत्थरों के बड़े टुकड़े लगा दिए। कम से कम अब वे एक बंद जगह में थे। कमरे के अंदर सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। आर्यन ने टॉर्च को कमरे के चारों तरफ घुमाया। वो शायद किसी जमाने में तांत्रिकों की साधना स्थल था। दीवारों पर खोपड़ियों के चित्र बने थे। तभी कबीर की नज़र ऊपर छत पर गई। छत के पत्थरों से कुछ गाढ़ा कत्थई रंग का तरल पदार्थ टपक रहा था। वो सीधा तानिया के गाल पर गिरा। तानिया ने उंगली से उसे छुआ और टॉर्च की रोशनी में देखा। वह ताज़ा और गर्म खून था। जैसे जैसे खून टपक रहा था, छत पर पत्थरों के बीच कुछ अक्षर उभर रहे थे। वो देवनागरी नहीं थे, बल्कि वो प्राचीन तांत्रिक लिपि थी। कबीर ने रेंगते हुए उस तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ का चरम था। आर्यन, ये सिंधिया का आखिरी मंत्र है। इसमें लिखा है कि रत्नावती की कसम, जो भी इस चौखट को लांघेगा, उसका मांस मेरी सेना खाएगी और उसकी रूह मेरी गुलामी करेगी। तभी दरवाजे पर एक जोरदार प्रहार हुआ। ऐसा लगा जैसे बाहर किसी सांड ने पूरी ताकत से टक्कर मारी हो। लकड़ी का पुराना दरवाजा बीच से तड़क गया। धूल और पुरानी मिट्टी उनके चेहरों पर गिरी।
बाहर से सैकड़ों लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी, मानो कोई बहुत बड़ी भीड़ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनका नाम पुकार रही हो। दरवाज़ा टूटने वाला है, वो खिड़की। आर्यन ने कमरे के कोने में एक छोटी बिना सलाखों वाली खिड़की की तरफ इशारा किया, जो नीचे की खुली कोर्टयार्ड की तरफ खुलती थी। आर्यन ने सबसे पहले तानिया को खिड़की से बाहर धकेला। तानिया नीचे की रेतीली जमीन पर गिरी। उसके बाद आर्यन कूदा, लेकिन जैसे ही कबीर खिड़की से आधा बाहर निकला, कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह टूट गया। एक काली डरावनी धुंध कमरे के अंदर दाखिल हुई। उस धुंध के अंदर से कई कंकाल जैसे हाथ निकले और उन्होंने कबीर के दोनों पैरों को टखनों से पकड़ लिया। आर्यन, मुझे खींच, वो मुझे ले जा रहा है। कबीर आधा खिड़की के बाहर लटका हुआ था। उसकी उंगलियां आर्यन के हाथों में कसी हुई थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने कबीर को अपनी तरफ खींचा, लेकिन खिड़की के अंदर जो ताकत थी वो इंसानी नहीं थी। कबीर का शरीर बीच से खींचने लगा। कबीर के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। आर्यन, छोड़ दे, तानिया को बचा। कबीर की आंखें ऊपर की तरफ पलटने लगी। तभी नीचे के फर्श के पत्थरों में से काले सड़ चुके हाथ निकले। उन्होंने कबीर के पेट और छाती को जकड़ लिया। आर्यन ने देखा कि कबीर का आधा शरीर धीरे धीरे उन पत्थरों के अंदर ऐसे धंस रहा था जैसे वो कोई दलदल हो। पत्थर पिघल रहे थे और कबीर को अपने अंदर समा रहे थे। एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ कबीर पूरी तरह जमीन के अंदर समा गया। फर्श के पत्थर वापस जैसे थे वैसे ही हो गए, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ कबीर का चश्मा फर्श पर पड़ा रह गया, जो खून से सना हुआ था। अब सिर्फ आर्यन और तानिया ही बचे थे। करीब रात के करीब 2:30 बज चुके थे। हवा इतनी सर्द हो चुकी थी कि उनके मुंह से निकलने वाली सांसें भाप बनकर हवा में जम रही थी। दोनों भागते हुए किले के सबसे ऊंचे और भव्य हिस्से, यानी रानी रत्नावती के मुख्य महल के सामने वाले मैदान में पहुंच गए। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की, जबकि आसमान में एक भी बादल नहीं था। और फिर पलक झपकते ही पूरा नज़ारा बदल गया। खंडर गायब हो गए। जो पत्थर टूटे हुए थे वे वापस संगमरमर के चमकते हुए खंभों में बदल गए। दीवारों पर सोने की मशालें जल उठी। हवा में नौबत और शहनाई की आवाज़ें गूंजने लगी। फर्श पर मखमली कालीन बिछ गए और चारों तरफ रेशमी कपड़ों में लिपटे हुए दरबारी खड़े दिखाई दिए। लेकिन उन दरबारियों के चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने उनकी आंख, नाक, मुंह को मिटा दिया हो। ये क्या है? आर्यन की अक्ल काम करना बंद कर चुकी थी। तभी तानिया ने आर्यन का हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था। वह सम्मोहित अवस्था में जा चुकी थी। महल की मुख्य सीढ़ियों पर, जो सीधे ऊपर वाली 7वीं मंजिल तक जाती थी, एक आकृति खड़ी थी। वह एक बेहद खूबसूरत औरत थी, जिसके बदन पर राजपूती पोशाक और भारी जेवर थे। वह रानी रत्नावती का भ्रम था। लेकिन जैसे ही उस आकृति ने अपना घूंघट उठाया, उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक खोपड़ी थी, जिसके अंदर कई कीड़े रेंग रहे थे। तानिया, मत जाओ, वो रानी नहीं है, वो छलावा है। आर्यन चिल्लाया और उसने तानिया को रोकना चाहा। लेकिन तानिया ने मुड़कर आर्यन को देखा। उसका चेहरा अब तानिया का नहीं था। उसकी त्वचा बूढ़ी और नीली पड़ चुकी थी। उसने आर्यन के सीने पर अपना एक हाथ रखा और इतनी ताकत से धक्का दिया कि आर्यन हवा में 10 फीट पीछे उड़ता हुआ आ गया और एक पत्थर के खंभे से जा टकराया। उसका सिर फट गया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अंतिम चेतना में आर्यन ने देखा कि तानिया सीढ़ियां चढ़कर उस खोपड़ी वाली आकृति के पास पहुंची। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, तानिया के शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली। वह जोर से चीखी और पूरा महल वापस एक झटके में खंडर में तब्दील हो गया। दिए बुझ गए, संगीत बंद हो गया। तानिया अब गायब हो चुकी थी। रात के करीब 3:45 बज गए। आर्यन जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सिर से खून बहकर उसकी बाई आंख के अंदर जा रहा था, जिस कारण उसे सब कुछ लाल दिखाई दे रहा था। वह अकेला था
उसके तीनों दोस्त सुमित, कबीर और तानिया इस किले की भूख का शिकार हो चुके थे। वो घिसटते हुए अपनी कोहनियों के बल आगे बढ़ने लगा। उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ हर 5 सेकंड में एक बार जपजपा रही थी। जैसे ही मुख्य प्रवेश द्वार यानी भैरव पुल के पास पहुंचा, हवा का चलना बिल्कुल बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपने ही दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। सामने का विशाल दरवाजा, जो सिर्फ 50 कदम दूर था, अचानक मीलों दूर लगने लगा। रास्ता खींचकर लंबा होने लगा और तभी दरवाजे के ठीक बीचों बीच एक साया आकर खड़ा हो गया। टॉर्च के उस आखिरी झटके की रोशनी में आर्यन ने देखा, वह साया 7 फीट लंबा था। उसके बदन पर सिर्फ एक काली लंगोट थी। गले में इंसानी उंगलियों और खोपड़ियों की माला थी। उसके बाल जटाओं की तरह जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, कोई सफेद हिस्सा नहीं था, मानो दो गहरे ब्लैक होल हो। वो तांत्रिक सिंधिया था। तूने क्या सोचा था बालक? सिंधिया की आवाज़ किसी एक मुंह से नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे किले की हर एक दीवार, हर एक पत्थर एक साथ बोल रहा हो। इस मिट्टी में जो खून एक बार गिर जाता है वो मेरा हो जाता है। तेरे दोस्त अब मेरी इस अमर सेना के सिपाही है और तू तू मेरी इस रात का आखिरी भोग है। सिंधिया ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के नाखून चील की तरह नुकीले और काले थे। उसने अपनी उंगली से आर्यन के माथे को छुआ। एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने आर्यन के दिमाग में हाई वोल्टेज का करंट दौड़ा दिया हो। आर्यन की आंखों के सामने 400 साल पुराना इतिहास जिंदा हो उठा। उसने देखा कि कैसे सिंधिया ने आधी रात को शमशान में बैठकर लाशों के बीच साधना करता था। उसने देखा कि कैसे राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर पागल हो चुका था। उसने देखा कि कैसे उसने एक दासी को सम्मोहित करके राजकुमारी के लिए एक जादू इत्र भेजा था, ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी तंत्र विद्या जानती थी। उन्होंने उस इत्र की शीशी को महल की खिड़की से बाहर एक विशाल चट्टान पर फेंक दिया था। इत्र के गिरते ही वह चट्टान जादू के वश में होकर सिंधिया की तरफ बढ़ने लगी। सिंधिया उस वक्त पहाड़ी के नीचे खड़ा था। वो विशाल चट्टान फिसलकर आई और उसने सिंधिया के आधे धड़ को कुचल दिया। मरते हुए अपनी आखिरी सांस के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने की भयानक आवाज के बीच सिंधिया ने चीखकर श्राप दिया। इस भानगढ़ की दीवारों के अंदर सूर्यास्त के बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। हर रात यहाँ तबाही मचेगी और जब तक मैं रानी रत्नावती को पा नहीं लेता तब तक यहाँ आने वाले हर इंसान का मांस मेरी रूह को ताकत देगा। झटका खत्म हुआ। आर्यन वापस होश में आया। उसे समझ आ चुका था कि सिंधिया को मारने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। लेकिन उसके श्राप का एक केंद्र बिंदु था, वही जगह जहाँ वो जादुई इत्र गिरा था। कबीर के नोट्स में लिखा था, वो काला पत्थर आज भी मुख्य दीवार के उत्तर पूर्वी कोने में है। सिंधिया का साया धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रहा था। उसके बढ़ने से जमीन के पत्थर ठंडे होकर चटक रहे थे। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियों को कुछ ठंडा महसूस हुआ। वो था उसका मेटल का जिप्पो लाइटर। उसने अपने आसपास देखा। सदियों से सूखी हुई झाड़ियाँ और बबूल के कांटे वहाँ उगे हुए थे। आर्यन ने पूरी ताकत से अपने बैग को झाड़ियों की तरफ फेंका, जिसमें कैमरा की एक्स्ट्रा लिथियम बैटरियाँ और सुमित का ब्लॉगिंग गियर था। जैसे ही उसने बैग को फेंका, तभी उसने लाइटर को जलाकर उस पर फेंक दिया। धूम! लिथियम बैटरियों के फटते ही आग की एक भयंकर लपट उठी। आग की रोशनी और उसकी तपन लगते ही सिंधिया का काला साया दर्द से चीख पड़ा है। आत्माएं आग को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि आग अशुद्धता को भस्म करती है। सिंधिया को कुछ पल के लिए पीछे हटते देख आर्यन सीधे उत्तर पूर्वी कोने की तरफ भागा। वहाँ झाड़ियों के बीच आधा धंसा हुआ एक अजीब, नुकीला और शीशे की तरह चमकता हुआ काला पत्थर था। उस पत्थर के पास पहुंचते ही चमेली की खुशबू इतनी तेज हो गई कि आर्यन के नाक से खून बहने लगा। नहीं,
सिंधिया की भयानक चीख गूंजी। वह हवा में उड़ता हुआ काले धुएं के भवंडर की तरह आर्यन की तरफ लपका। इससे पहले ही कि आर्यन उस पत्थर को छू पाता, सिंधिया के अदृश्य हाथों ने आर्यन का गला हवा में उठा दिया। आर्यन के पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। उसका दम घुट रहा था। हवा की नली बंद हो रही थी, लेकिन आर्यन का दाहिना हाथ अभी भी आजाद था। उसने अपने पास पड़े कबीर के भारी लोहे के ट्राइपॉड को उठाया, जिसका सिर नुकीला था। उसने अपनी बची कुची आखिरी सांस और जिंदगी की पूरी ताकत उस एक हाथ में समेटी और ट्राइपॉड को सीधे उस काले पत्थर के बीचों बीच दे मारा। आर्यन फर्श पर पड़ा अपनी छाती को पकड़कर हाँफ रहा था। तभी अरावली की पहाड़ियों के पीछे से आसमान का रंग बदला। सिंदूरी और सुनहरी किरणों का एक तीर सीधा किले के मुख्य दीवार पर आकर लगा। सुबह के ठीक 5:30 बज चुके थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ, सारा खौफनाक मंजर गायब हो गया। ना कोई आग थी, ना कोई आत्माएं, और ना ही कोई खून। चारों तरफ सिर्फ एक गहरा डरावना सन्नाटा था और सुबह की ठंडी हवा। भानगढ़ वापस सिर्फ पत्थरों का एक बेजान ढेर बन चुका था। आर्यन लड़खड़ाते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरा बदन धूल और खून से सना हुआ था। बाहर वही बूढ़ा चाय वाला अपने टपरे की लकड़ियां सीधे कर रहा था। उसने आर्यन को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई अचंभा नहीं था। उसने चुपचाप मिट्टी के कुल्हड़ में पानी भरकर आर्यन की तरफ बढ़ाया। मेरे दोस्त कबीर, सुमित और तानिया वे अंदर हैं, पुलिस को बुलाओ, आर्यन ने रोते हुए बुदबुदाया। बूढ़े ने अपनी सफेद आंख से किले की तरफ देखा और कहा, बेटा, भानगढ़ का इतिहास बहुत लालची है। वो जिसे एक बार अपने पन्नों में लिख लेता है ना, उसे मिटाने की इजाजत किसी को नहीं देता। तुम्हारे दोस्त अब लापता नहीं है, वे हमेशा के लिए यही के हो गए हैं। 6 महीने बाद दिल्ली का एक आलीशान अपार्टमेंट। रात के ठीक 12 बजे थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें टपक रही थी। आर्यन अपने बिस्तर पर बैठा था। उसका वजन काफी कम हो चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे थे। डॉक्टरों ने उसे पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया और पीटीएसडी का मरीज घोषित कर दिया था। वह हर वक्त दवाइयों के नशे में रहता था। अचानक उसके कमरे की बत्ती गुल हो गई। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन अचानक डेड हो गई। कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि आर्यन के मुंह से निकलने वाली सांसें हवा में सफ़ेद धुएं की तरह दिखने लगी। और तभी उस बंद एसी वाले कमरे के अंदर बारिश की महक को चीरती हुई चमेली की वही बेहद मीठी, गाढ़ी और मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल गई। कमरे के फर्श पर घुंघरू की आवाज़ आई। आर्यन ने कांपते हुए अपनी नज़रें सामने की कांच की खिड़की पर डाली। बाहर तेज बारिश थी, लेकिन खिड़की के अंदरूनी हिस्से पर भाप के बीच 3 इंसानी हाथों के निशान धीरे धीरे उभर रहे थे। और उसके ठीक कान के पीछे एक बेहद ठंडी, सिसकती हुई और जाने पहचानी आवाज़ आई। आर्यन, तुमने सिर्फ पत्थर तोड़ा था, उसका वजूद नहीं। हम यहाँ अकेले हैं। बहुत ठंड है यहाँ, हमारे पास आ जाओ। वह आवाज़ तानिया की थी, जिसमें कबीर और सुमित की आवाज़ें भी मिक्स थी। आर्यन ने डर के मारे रोते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कमरे के अंधेरे कोने के सबसे गहरे कोने में 3 जोड़ी लाल आंखें उसकी तरफ देख रही थी और उनके हाथ आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। भानगढ़ का अभिशाप कभी खत्म नहीं हुआ था। वो आर्यन के साथ दिल्ली आ चुका था।